हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही है। HCL द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, जिसमें सिविलियन एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाना है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो ये मल्टी रोल एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होंगे जो कि कार्गो और ट्रांसपोर्ट की कैपेबिलिटी के साथ सर्विस में आएंगे। तो ये एक्चुअली काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, जहां पर सेकेंड हैंड एयर फ्रेम जिनमें काफ़ी लाइफ बची है उनको मॉडिफाई करके कन्वर्ट किया जाएगा एक MMTT में, यानी कि एक मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पर कौन सा एयरक्राफ्ट कन्वर्ट किया जाएगा इसके बारे में डिटेल जो है वो नहीं बताई गई है, पर सामने एक छोटा सा मॉडल रखा गया है जो कि दिखने में बोइंग 767 की तरह लगता है। और इंटरेस्टिंगली इजराइल की एल अल एयरलाइंस ने अपने बोइंग 767 के ऑपरेशंस जो हैं वो 2019 में बंद किए हैं, यानी कि ये पुराने एयरक्राफ्ट उनके पास पहले से अवेलेबल हैं। तो लास्टली उनके द्वारा करीबन 5 एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिटायर किए गए थे, जो कि लेटेस्ट 2019 में रिटायर हुए हैं। तो उन एयरक्राफ्ट को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले से ही बोइंग 767 पर बेस्ड जो टैंकर एयरक्राफ्ट है वो अवेलेबल है, जिसको KC-767 के नाम से जाना जाता है। और बोइंग के 767 पर बेस्ड जो लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट और टैंकर एयरक्राफ्ट है उसे KC-46 पेगासस के नाम से जाना जाता है। तो इनको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और KC-46 को एक्चुअली इंडिया को भी ऑफर किया गया था, जिसमें प्रायोरिटी जो है वो एयरबस के A330 MRTT को दी गई थी, और उसके जो ट्रायल्स हैं उनको भी इंडिया में कंडक्ट किया गया था, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे। तो शुरुआत में एक्चुअली जो प्रायोरिटी हैं वो एयरबस के A330 MRTT ही थे, जिनको लीज करने तक की बात जो है वो चल रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसे एसेट हैं जिनका हमेशा काम पड़ता है और इनको लीज पे लेने का कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी वाइज डिसीजन जो है वो यहाँ पर किया गया है कि जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिनमें काफ़ी लाइफ बची है उनको मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और टैंकर्स में कन्वर्ट किया जाए और बाद में उन्हें यूज़ किया जाए। तो ये एक जॉइंट वेंचर है जहाँ पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और HCL द्वारा मिलकर काम किया जाएगा। प्लेटफॉर्म 767 होने का फ़ायदा ये है कि इस पर पहले से ही टैंकर बनाया जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास एक प्लेटफॉर्म पहले से अवेलेबल है, उसकी स्टडी करके अपने हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी जल्द ही बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है। और जितना जल्दी इंडियन एयरफोर्स को ये मिल जाएगा उतना फ़ायदेमंद होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो बात यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करने की चल रही थी, जो कि इससे थोड़े बड़े होते, जैसे कि बोइंग 777 हो गया, जो कि जेट एयरवेज के साथ इंडिया में सर्विस में थे, और अब ये एयरक्राफ्ट जो हैं उनको वहाँ से परचेज करके टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन ये काफ़ी लंबा काम पड़ जाता, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक नया प्लेटफॉर्म था जिस पर पहले टैंकर नहीं बना है। तो 767 जो है वो एक आइडियल चॉइस यहाँ पर नज़र आती है। बात करें यहाँ पर किस तरह की रिफ्यूलिंग करी जाएगी, तो डेफिनेटली जो ड्रोग और प्रोब वाली रिफ्यूलिंग है उसका ऑप्शन तो रहेगा, पर KC-46 या फिर KC-767 की तरह यहाँ पर फ्लाइंग बूम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो प्रोब और ड्रोग वाली रिफ्यूलिंग करते हैं, पर कुछ अमेरिकन प्लेटफॉर्म जो हम ऑपरेट करते हैं, जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर हो गया, बोइंग का P-8I हो गया, जो कि इंडियन नेवी द्वारा यूज़ किया जाता है, उसमें फ्लाइंग बूम द्वारा रिफ्यूलिंग करी जाती है। तो फ्लाइंग बूम वाली जो रिफ्यूलिंग होती है वो एक्चुअली फास्टर होती है प्रोब और ड्रोग वाली रिफ्यूलिंग से। साथ ही साथ अगर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में बात करें तो फ्लाइंग बूम वाली रिफ्यूलिंग का ऑप्शन देना एक्चुअली ज़्यादा आसान होता है उस डिज़ाइन में, क्योंकि अगर प्रोब को लगाना पड़ता है तो उसके लिए पूरा एक प्रोब रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म जो है वो स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो KC-46 की तरह अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। आप दोनों तरह के एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि KC-46 और एयरबस के A330 MRTT द्वारा पहले ऑफर किया जाता था। बाकी कार्गो को भी कैरी किया जा सकता होगा, और क्योंकि यहाँ पीछे से रैंप नहीं खुलता है तो बेसिक कार्गो ही यहाँ पर कैरी किया जा सकता होगा, कोई हैवी व्हीकल वगैरह यहाँ पर कैरी नहीं किया जा सकता होगा। तो कैसी प्रोग्रेस होती है ये आगे देखने वाली बात होगी, पर अभी तक जो चीज़ हम एस्टिमेट कर सकते हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।